गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू थर्ड क्लास ऑफ HTML एंड CSS सीरीज़। तो आज हमारी थर्ड क्लास है HTML की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ोल्डर वो बनाएंगे। मेरा बना हुआ है तो इसको रीनेम कर देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। HTML क्लास थर्ड एंटर करेंगे। जैसे ही हमने एंटर करा तो ये टास्क बार, इसको हम बैक स्पेस करके CMD लिखेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी जो VS कोड बना हुआ है, हमने जो फाइल बनाई थी ये रही index.html, और हमने जो इसके ऊपर काम करा था वो भी हमारे पास सेवली पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें आपको ये बताया था कि हमने एक इमेज जो है वो ऐड करी। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। मैंने एक इमेज ऐड करी जो कि ये रही। सही। अब इसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, जब हमें किसी टैग में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। जैसे कि इमेज में मैंने सोर्स डाल दी और सोर्स में हमने अपनी ये जो लिंक है, इमेज का पाथ है वो डाल दिया, और यहाँ पर ऑल्ट है। अब इसमें क्या होता है कि अगर हम कुछ किसी रीज़न की वजह से, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी इमेज जब शो नहीं होती ब्राउज़र पे, तो हम एक ओल्ड का मैसेज, ऑल्टरनेट एक चीज़ डाल देते हैं मैसेज के, भाई यहाँ पर एक इमेज थी जो कि किसी इशू की वजह से शो नहीं हुई। इससे अगले बंदे को पता चल जाता है कि हाँ कोई इमेज होगी, ठीक है, जो कि शो नहीं हो रही। तो आप यहाँ पर इस ओल्ड की जगह पर मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। सही। और मैसेज क्या हो सकता है कि देयर मस्ट बी एन इमेज, अगर वो इमेज आपको शो नहीं हो रही। लेकिन अगर शो हो रही तो ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है फिर। सही। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा एलिमेंट टाइप्स। देखो, एलिमेंट की जो है वो दो टाइप्स हो सकती हैं। एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो सकता है हमारे पास, और एक इनलाइन एलिमेंट हो सकता है। ठीक है। अब जो ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल में क्या होता है कि टेक्स अप फुल ब्लॉक और विड्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर इन द वेब पेज। इसमें पहली बात तो ये है कि एक अपना पूरी एक विड्थ लेता है। ठीक है, यानी कि अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो एक पैराग्राफ अपनी एक स्पेस लेगा। हम जितना भी लंबा लिखें, हम जितना भी लिखें, चाहे हम एक लाइन का लिखें, 2 लाइन का लिखें, 3 का लिखें, तो वो अपनी पूरी विड्थ लेगा। सही। और ये हमेशा अपनी न्यू लाइन से जो है वो स्टार्ट होगा। सही। अब ऑलवेज एंड बिफोर द न्यू लाइन, जब भी न्यू लाइन स्टार्ट होगा, फर्स्ट जो है वो एंड होगी, तो वो नेक्स्ट जो है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा। वो उसी लाइन से नहीं होगा, वो न्यू लाइन से। मान लो अगर मैं एक हेडिंग 1, एक H1 का एक पैराग्राफ यहाँ पर बनाती हूँ, यहाँ पर अब यहाँ पर मैं अगर कोई हेडिंग डालना चाहूँ H1, और फिर यहाँ पर लिखूँ माई स्टोरी। ठीक है, माई स्टोरी। अब यहाँ पर मैं यहाँ से P नहीं लिखूँगी। यहाँ पर मैं P लिखूँ तो वो कहेगा तो कुछ नहीं, लेकिन ये ब्लॉक एलिमेंट है, इसको हमेशा हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। ये जो H1 है या P है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स है। हम डिव भी आगे पढ़ेंगे, पर यहाँ पर जितना मैंने आपको बताया है कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स है, इनको इनकी न्यू लाइन से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, जब वो प्रीवियस लाइन जैसे ही ख़त्म होती है, फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा नेक्स्ट टैग जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट में ये वही आपके पास दूसरे एलिमेंट्स भी आएंगे। हम इंशाल्लाह आगे ये क्या कहते हैं, हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आगे टैग्स आएंगे कि जब हम टैग्स लिस्ट बनाते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन से टैग्स यूज़ करते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो क्लासेस में
देखेंगे। अब हम चलते हैं इनलाइन लेवल। इनलाइन लेवल क्या होता है? इनलाइन लेवल का मतलब ये होता है कि वो तो हमने अब जो पीछे टेक्स्ट पढ़े उसमें ये था कि हमने जो प्रीवियस लाइन जैसी ख़त्म होगी उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन हमारी स्टार्ट होगी वो हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। जो इन लेवल है, इनलाइन है, उसमें क्या होता है कि आपको जैसे प्रीवियस लाइन ख़त्म होगी आप उनके बीच में भी लगा सकते हैं ये टैग्स। स्पेन टैग्स, स्ट्रॉन्ग टैग्स, ईएम, इमेज भी अगर आप बीच में लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। आप एंकर टैग यूज़ करना चाहें लिंक्स के लिए आप लगा सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर आपको अपने पैराग्राफ में स्ट्रॉन्ग टैग लगा के दिखाऊं तो फिर मैं कैसे दिखाऊंगी कि अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ आई एम अ डॉक्टर, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये डॉक्टर लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके लिखूँ। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा बोल्ड, कैसे बाकियों से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखेगा। यहाँ पर मैं अगर स्ट्रॉन्ग लिखती हूँ तो देखो मैंने यहाँ पर बीच में लिख रही हूँ, मैं इसको लाइन ख़त्म होने के बाद नहीं, मैं चाहूँ तो मैं पैराग्राफ के बाद भी लिखूँ, लेकिन मुझे पैराग्राफ के बाद क्यों लिखना है? मैं क्लोजिंग पैराग्राफ के बाद नहीं लिखूँगी, मैं लिखूँगी अपने ही पैराग्राफ के बीच में। क्यों? क्योंकि ये उसी ही लाइन को मॉडिफाई करता है। मैं यहाँ पर मेरे वर्ड डॉक्टर को ये मॉडिफाई करेगा। कैसे? यहाँ पर देखो डॉक्टर का वर्ड जो है वो मैं हटा के कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर बीच में लिखूँगी कंट्रोल वी करके। सही? तो ये देखो दो स्ट्रॉन्ग, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है हमारे पास, और बीच में मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्टर। तो जैसे ही इसको मैं अपने लाइव सर्वर में चेक करूँगी और इसको थोड़ा सा जब मैं जूम करूँगी तो देखो यहाँ पर आई एम जो है वो नॉर्मल है। कहने का मतलब ये है कि हमें स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बोल्ड करना। अब देखो आई एम तो सिंपल हम जब लिखते हैं तो लिखते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डिंग में लिखा हुआ है। सही? तो मतलब यही ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल में फ़र्क होता है। जो इनलाइन वाले होते हैं वो जब लाइन ख़त्म होती है और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी लाइन शुरू होती है हमें वहाँ पर लिखना होता है। जैसे H1 ख़त्म हो गया और नीचे जो है वो नेक्स्ट एंटर करके हमें पी टैग देना होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे नेक्स्ट प्रेस करने की कोई नीड नहीं पड़ी, मुझे जो है वो अपने ही इस पैराग्राफ को मॉडिफाई करना था, मैंने बीच में इसको स्ट्रॉन्ग दे दिया। सही? आई होप यू गेट द पॉइंट। अगर यहाँ पर मैं इसको इटैलिक में करना चाहूँ कि भाई मुझे डॉक्टर जो है वो इटैलिक में चाहिए तो यहाँ पर मैं लिखूँगी आई। सही? और यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग हटा के आई लिखूँगी। ये हो गया हमारा ओपनिंग, ये हो गया हमारा क्लोजिंग। अब दोबारा में हमें देखना पड़ेगा इसको, बार बार भी लाइव सर्वर मत जाओ आप, नॉर्मली ये देखो ये डॉक्टर मेरा इटैलिक में आ गया। सही? तो ये भी एक इनलाइन लेवल है जिसमें ये होता है कि कोई स्पेसिफिक अपनी जगह नहीं लेता, ये बस अपने ही उसी टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए काम आता है। सही? एट्रीब्यूट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ा दिए थे, जस्ट थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी इजाफी कि इसमें क्या है। तो बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की। एट्रीब्यूट्स जो है वो तकरीबन तो हम हर जो हमारा टैग है ना हम उसमें यूज़ करते हैं। हम पी टैग में यूज़ करते हैं, हम H1 में यूज़ करते हैं, हम इमेज में यूज़ कर सकते हैं, हम एंकर टैग में यूज़ कर सकते हैं, हम हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हर टैग के साथ प्रॉपर्टीज़ देनी होती हैं। अगर मुझे इमेज विड्थ में चाहिए, हाइट में चाहिए, अच्छी खासी हाइट होनी चाहिए, उसकी अच्छी खासी विड्थ होनी चाहिए, तो मैं एट्रीब्यूट से लगाऊंगी। ठीक है? और पैराग्राफ में मुझे जो कलर चाहिए वो मैं ले लूँगी। वो मुझे चाहे अगर मैं उसमें बॉर्डर देना चाहूँ, चाहे मैं उसको अंडरलाइन देना चाहूँ, चाहे मैं उसको ओवर इफेक्ट देना चाहूँ, मुझे ये प्रॉपर्टीज़ अगर चाहिए अपने कोड में तो मैं ये एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकती हूँ। ठीक है? अब हमारे पास ग्लोबल एट्रीब्यूट्स जो है वो होते हैं एक टाइटल, ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है स्टाइल। टाइटल में एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हम जब भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारे पास टाइटल वाला पार्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं। स्टाइल में क्या होता है कि स्टाइल इसको ग्लोबल में इस वजह से रखते हैं क्योंकि हम ये हर टैग के साथ दे सकते हैं। फ़ॉन्ट, बैकग्राउंड, कलर, साइज़, ये हम हर चीज़ हर टैग में दे सकते हैं।
तो इस वजह से हम इसको ग्लोबल एट्रीब्यूट कहते हैं। इमेज में हमारे पास जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है एसआरसी, जिसमें हम अपनी इमेज का पाथ डालते हैं, यानी कि यूआरएल जिसको हम कहते हैं वो डाल देते हैं। और उसमें अगर हमें विड्थ डालनी हुई तो हम विड्थ भी डाल देते हैं। सही। तो इमेज में जब हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो वो आती है एसआरसी, ठीक है। और उसमें भी आगे अगर हम विड्थ देना चाहें तो वो हम दे सकते हैं। सही। और ऑल्ट एक ये एक्स्ट्रा चीज़ है, मैंने आपको बताई थी कि इसमें जब इमेज शो नहीं होती तो हम उसमें कहते हैं कि भाई इमेज किसी रीज़न की वजह से शो नहीं हुई, या फिर यहाँ पर कोई इमेज थी, ताकि अगले बंदे को जब हम सेंड करें अपनी वेबसाइट वो देखे तो उसको पता हो कि हाँ भाई किसी रीज़न की वजह से पिक नहीं आई। सही। आई मीन इमेज शो नहीं हुई। अच्छा, एंकर टैग में हम यूज़ करते हैं एचरेफ, और एचरेफ में हम डालते हैं यूआरएल, अपनी लिंक का, जो भी हमारी लिंक का नाम है हम फिर यहाँ पर वो लिख देंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हाँ भाई इस लिंक को इस नाम से जो है वो रखा गया है। तो यहाँ पर एचरेफ जो है वो एक लिंक का पाथ डिफाइन करेगा, तो उसको ही हम जो है वो अपने एंकर टैग का एट्रीब्यूट कहेंगे। तो डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको, अब मैंने कहा कि एक टाइटल की एग्जांपल, ये हमारे पास टाइटल है, ठीक है। टाइटल जो है वो हमारे पास हेड टैग में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पर मेरी, अच्छा ये शो कहाँ होता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अगर यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट लाइव सर्वर पर जाके दिखाती हूँ तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, index.html, या फिर यहाँ पर देखो ऊपर हमारे पास किस तरीके से जो है वो शो हो रही है हमारा ये जो पूरा ब्राउज़र है। लेकिन अगर मैं इसको टाइटल दूँ तो ये टाइटल एज एन कैसे शो होगा, यहाँ पर मैं टाइटल लिखती हूँ कि माय वेबसाइट, ठीक है। और अगर मैं अब इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करूँ तो देखो ये जो ऊपर आपको, मैं थोड़ा सा इसको नहीं कर सकती, ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, देखो ये माय वेबसाइट, यहाँ पर टाइटल आता है, यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट का नाम रख सकते हैं, ठीक है। वो कोड जो लिखा हुआ था वो कितना बुरा लग रहा था, ऑकवर्ड लग रहा था, पर यहाँ पर हमें टाइटल पे इसका नाम सेट कर दिया। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ कि HTML लिंक्स, तो जब मैं इसको एंटर करूँगी, ओहो मेरा नेट हमेशा ऐसे ही चलता है, एक मिनट में आपको बताती हूँ। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो ये जो आपको सामने HTML लिंक्स नज़र आ रहा है या फिर ये ट्राइट एडिटर लिखा हुआ है, ये सारा जो है टाइटल का काम है। हम टाइटल में ये सब कुछ लिखते हैं जब भी ये चीज़ें हमें यहाँ पर शो होती हैं। तो आई होप यू गेट द पॉइंट कि टाइटल जो हम यूज़ करते हैं वो किस तरीके से और कहाँ पर आता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी स्लाइड पे, जो कि हमारी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो हमने अभी देखे जो है वो एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स में मैंने आपको बताया कि हम अपनी टाइटल हो या हेडिंग हो या फिर पैराग्राफ हो या फिर इमेज हो, हम उनको किस तरीके से जो है वो स्टाइल करते हैं। सही। और इसको थोड़ा सा मैं यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स सपोज लिखा हुआ है H1 लिखा है, तो इसको मैं क्या करूँगी, स्टाइल लिखूँगी। स्टाइल लिखने के बाद इसको एंटर जैसे ही करूँगी और मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी लिस्ट में चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सोचूं कि मुझे अपना इसको माय स्टोरी को बैकग्राउंड कलर देना चाहिए, और मैं सोचूंगी कि बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, इसके लिए मुझे ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। और जब ये ब्लैक होगा तो इस कॉमा के बाहर आपको कर्सर रख के फिर एंटर करना है। सही। ये कोशिश कीजिएगा कि ये जो हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास है आप इनके अंदर ही अपना सारा काम करें। सही। और यहाँ पर अगर मैं टेक्स्ट को कोई कलर देना चाहूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन या फिर खाली कलर अगर मैं लिखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा कलर। और कलर में अगर मैं डिसाइड करूँ कि मेरे पास कौन सा कलर, तो मैं अगर कहूँ कि भाई मुझे जो है वो ग्रीन कलर जो है वो चाहिए अपनी हेडिंग में, और साथ में मुझे जो है वो इसका जो है वो
मैं इसको बॉर्डर देना चाहती हूँ तो मैं उसको बॉर्डर भी दे सकती हूँ। और बॉर्डर अगर मैं लिखूँ 1px, अच्छा px का मतलब होता है पिक्सल्स। जब हम नंबरिंग में कोई चीज़ लिखते हैं ना तो उसमें px, वैसे आगे ये यूनिट्स हम पढ़ेंगे, हम पिक्सल्स में लिखते हैं या कुछ और यूनिट्स भी यूज़ करते हैं। तो अभी तो हम पिक्सल लिखते हैं इसमें, और बाकी कौन कौन से यूज़ होंगे वो हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पिक्सल में। अब मैं देखती हूँ कि अच्छा मुझे अपनी स्टोरी यानी कि हेडिंग को सेंटर में लाना है, तो फिर मैं उसके लिए क्या करूँगी, लिखूँगी टेक्स्ट अलाइन, और हमारे पास फिर ये ऑप्शन आ गया सेंटर। सही। अब क्या करेंगे, हम अपनी लाइव सर्वर में देखेंगे कि देखो हमारे पास माय स्टोरी जो कि ग्रीन कलर का मैंने उसको कलर दिया था सेंटर में आ गया, और हमने बॉर्डर दिया था इसको, जो कि बॉर्डर नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि हमने ब्लैक कलर का इसको बैकग्राउंड कलर दे दिया। अगर मैं बैकग्राउंड कलर हटा दूंगी तो वो हमें खाली बॉक्स दिखा देगा कि भाई बॉर्डर आपने इतना कहा था। सही। तो हमने यहाँ पर ब्लैक कलर, इट मीन्स के बॉर्डर भी ब्लैक हो गया और बैकग्राउंड कलर भी ब्लैक हो गया। आप कोई और वगैरह कलर भी दे सकते हो, इट्स ऑन यू। सही। और देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर में हमने इसको सेंटर कर दिया, तो देखो कितना ब्यूटीफुली जो है वो हमारे एट्रीब्यूट्स काम करते हैं। ये सारा जो पार्ट है सारा का सारा ये CSS का पार्ट है, ये वाली बात आप याद रखिएगा। सही। और दूसरी बात ये है कि जब हम H1 लिखते हैं, देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको स्ट्रॉन्ग वाली हेडिंग दिखाई थी कि जब हम स्ट्रॉन्ग का टैग लगाते हैं या फिर कुछ भी अपने ही कंटेंट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यानी कि बोल्ड दिखाने के लिए, तो आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते होंगे कि जब हम सारा काम P से हो रहा है, P टैग से हो रहा है, तो हमें H1 की क्या ज़रूरत है। जब हम H1 में सारी चीज़ें लिखते हैं ना, हेडिंग वगैरह लिखते हैं, तो जब हम सर्च करते हैं, लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ कि फेसबुक है, ठीक है, तो फेसबुक की जो कोडिंग होगी उसमें क्या होगा कि H1 में उन्होंने क्या लिखा होगा, फेसबुक लिखा होगा। जब हम सर्च करते हैं गूगल पे तो H1 जो है यानी फेसबुक जो है वो H1 यानी कि हेडिंग 1 से रेंडर करता है, तो वो आपके सामने सर्च लिस्ट में चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ भाई हमने ये चीज़ हेडिंग, यकीनन ये चीज़ हेडिंग में लिखी होगी। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे, गूगल करेंगे कोई भी वेबसाइट, एंटर करने के बाद वो चीज़ें हमारी टॉप पे शो होंगी। ठीक है। तो जो चीज़ जिसके लिए यूज़ होती है आप उसको उसी चीज़ का इस्तेमाल करो तो चीज़ें सही तरीके से वर्क करती हैं। सही। तो ये तो हमारी हो गई एट्रीब्यूट्स। मैंने आपको इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह सिखाई क्योंकि काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि मैम थोड़ी सी स्टाइलिंग सिखाएं कि किस तरीके से जो है वो काम करते हैं, कलर्स वगैरह, बैकग्राउंड। देखो ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत सारे हैं। सही। तो आपको कुछ भी और भी खूबसूरत तरीके से मुझे अपना पेज जो है वो डेकोर करके दे सकते हैं। अच्छा, मुझे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी थी पी टेक के बारे में। अब कभी कभी ये होता है कि हम कैसे लिखते हैं पैराग्राफ। यहाँ पर मैं डॉक्टर हटा देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ लॉरिम। लॉरिम क्या है? लॉरिम एक डेमो राइटिंग होती है जब आपके पास कोई कंटेंट नहीं है फ़िलहाल और आप जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कोई पैराग्राफ लेना चाहते हो तो आप लॉरिम लिख सकते हो। लॉरिम 10 लिखूँगी तो इसमें ये मुझे एक छोटा सा करके ये, एक मिनट, ये एक एग्जांपल के तौर पे इसने मुझे क्या कर दिया, एक पैराग्राफ दे दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे जो है वो इस तरीके से चाहिए पैराग्राफ, ऐसे, और इसके यहाँ स्पेस इस तरीके से, मतलब ऐसे। मुझे मान लो इस तरीके से मुझे एक पैराग्राफ चाहिए। अब मैं इसको अगर लाइव सर्वर करूं तो आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके से आएगा? नहीं, ये इस तरीके से नहीं आया और ये इस तरीके से आएगा भी नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पैराग्राफ में आप भले जितना भी दूर दूर से कहीं भी किस तरीके से लिखे, ये कोई कोडिंग में ऐसा नहीं होता कि आप अगर दूर दूर से लिखेंगी तो फिर आपको वैसे ही जो है वो रिज़ल्ट मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैंने जैसे पैराग्राफ लिखा है
मुझे वैसे ही चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक टैग लगाना पड़ेगा। उस टैग को कहते हैं प्री। ये इस तरीके से हम लगाएंगे, ठीक है। मैं इस तरीके से इसको प्री लगाऊंगी। अब प्री होगा। अब देखो टैग है, टैग के अंदर मैंने टैग लगाया पी को, उसके अंदर मैंने लिखा प्री। और याद रखिएगा ये पी के अंदर ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पी वाली जो है वो मेन हेडिंग है, सही। और ये जब आप क्लोज करेंगे ना, तो पी के क्लोज होने से पहले क्लोज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको उसी के ही अंदर टैग रखा है, तो क्लोज भी पी के अंदर ही रहेगा, सही। तो ये हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जब हम इसको रन कराएंगे अपने ब्राउज़र पे, तो देखो, एक मिनट, कहाँ चला गया, वेट, हम इसको दोबारा चेक करते हैं। तो ये देखो हमारे पास कैसे आया। मैं भूल गई थी अपना ये प्री टैग को क्लोज करना। तो देखो लॉरम इप्सिम, ये हमारे पास स्पेस और फिर ये जो लिखा है और फिर यहाँ पर स्पेस और फिर हमने एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे लिखा और उसके बाद फिर ये आ गया। तो जब हमें एज इट इज़ ऐसे ही चाहिए, तो हमने क्या कर दिया, इसको प्री टैग लगा दिया और इसको क्लोज कर दिया, खोला नहीं। अगर खोल के रखते तो देखो नहीं आया हमारे पास रिजल्ट, व्हेन वी चेकड इट। और उसको फिर हमने क्या किया, पहले ही क्लोज कर दिया, सही। तो ये हमारे पास हो गया एक वो टैग जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि अगर हम इस तरीके से लिखना चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वरना अदरवाइज जब आप प्री नहीं लिखोगे और ऐसे ही लिखना चाहोगे तो ये हमारे पास प्रिंट नहीं होगा। ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल जैसे कि पैराग्राफ प्रिंट होता है वैसे ही होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैंने आपको लिखा लॉरिम 10, लॉरिम 10 इस वजह से लिखा, जब मैंने 10 करके इसको एंटर किया तो ये मुझे थोड़ी सी मिकदार में इसने मुझे पैराग्राफ जो है वो प्रिंट करके दिया। अगर यहाँ पर मैं मान लो लिखती इसका मेरा पैराग्राफ बंद हो गया। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ लॉरेम 30, तो ये मुझे उस हिसाब से प्रिंट करके देगा, ठीक है। देखो इसकी लेंथ देखो, अब पैराग्राफ मेरा कितना बड़ा हो गया। तो आप जितना लंबा लिखना चाहोगे उतना लंबा आपके पास डेमो राइटिंग आएगी, 10, 20, 30, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर जो आप लिख रहे हो, ठीक है। अब बारी आती है टास्क की। देखो मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा स्टाइल करके दिया, ये हेडिंग देके, और मैंने आपको बॉर्डर देके दिखाया, मैंने आपको बैकग्राउंड देके दिखाया, और इसके अंदर मैंने इसको टेक्स्ट अलाइन करके इसको सेंटर कर दिया। आप मुझे थोड़ा सा अपने पेज को डेकोरेट करके थोड़ा सा स्टाइल करके दो, यानी थोड़ी सी कोई हेडिंग हो और उसके अंदर जो आपने पैराग्राफ हो उसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। आप उसको इटैलिक में लिखने की कोशिश करो, कुछ चीज़ें इटैलिक में हो, जैसे कि मैंने आई लिखा था। कुछ आप मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको लगती हैं आपके पैराग्राफ में, आप मुझे इसको स्ट्रॉन्ग में लिख के दो कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखा है, इट मीन्स कि ये चीज़ बोल्ड है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें खुद से भी क्रिएट करने की कोशिश करो। जब आप क्रिएटिव बनते जाते हैं ना, तो आपकी स्किल की आगे बहुत वैल्यू होती है, सही। तो आई होप यू गेट द पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। मैंने जस्ट जो पिछली चीज़ें क्लासेस जो मैंने ली थी उनको थोड़ा सा और डीप में जाके आपको समझाया है, ताकि जब आप समझते जा रहे हो तो आप उस चीज़ों को कवर करते जाओ, ठीक है। आई होप यू गेट ऑल द पॉइंट्स। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछें, आई एम हियर टू टेल यू। मैं आपको ग्रुप में भी गाइड कर सकती हूँ और मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी गाइड कर सकती हूँ, ठीक है। जो टास्क दिया है वो आप ज़रूर पूरा करें। सो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह परसों। फोर्थ वीडियो जो है आई विल अपलोड। आई होप यू गाइस लव दिस वीडियो। इफ यू डिड, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।